हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 9th ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 9 सितंबर 2020 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर हाईलाइटेड न्यूज़पेपर एज इट इज चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को चैनल दिख रहा होगा, क्लिक करना और ज्वाइन कर लेना। चैनल नहीं मिलता है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जो चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक क्लिक करके आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि आज 9 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के बेस सारे नोट्स मिल जाएंगे। आज हमारे न्यूज़पेपर में पैगोंग सो लेक के बारे में डिस्कशन करा गया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं, आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी, बट इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का इशू कभी कभी जो है दिखने को मिलता है। तो कभी कभी यहाँ पे इंटरनेट का इशू हो जाता है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने आपको ये जो सुबह किया मैसेज किया था, ये टेलीग्राम पर एक मैसेज पोस्ट किया था कि मैं 10 बजे तक न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये टाइम कितना हो रहा है। सो मॉर्निंग में 3 बज रहे थे। एक्चुअली मैं डेली उठ जाता हूँ 3 बजे। 3 बजे उठ मॉर्निंग में 3 बज रहे थे, तो मैंने देखा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है यार। अब मुझे लगा ही था कि आज यहाँ पर मुझे सिचुएशन देखने को मिलेगी, ऐसी ऐसी आज मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो फिर गाइज अभी थोड़े बहुत कनेक्शन दिख रहे हैं, थोड़े बहुत कनेक्शंस आ रहे हैं। तो फिर मैं आपको यहाँ पर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखूंगा मैं अपलोडिंग पे लगाऊंगा कब तक अपलोड होता है। चलो कोई बात नहीं, खैर अपलोड तो करना है ही, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और आप लोगों का प्यार है जो कि जिस वजह से मैं यहाँ पे ये अभी भी इतने हिम्मत जुटा के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो भाई पेज नंबर 1 पे आते हैं। पेज नंबर 1 पे सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे, ये वाला आर्टिकल हमें इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, हुआ क्या है गाइज। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो, यहाँ पर पीएलए ने, पीपल लिबरेशन आर्मी ने शॉट्स फायर कर दिया, यानी कि बंदूकें चलने लगी एलएसी पर। इंडिया चाइना के बॉर्डर पर गोलियां चल रही हैं, ठीक है, इंडिया के और चाइना के ट्रूप्स के बीच में। और ये सिचुएशन 45 साल बाद देखी गई है, यानी कि 1975 में ऐसी सिचुएशन देखी गई थी, उसके बाद जो है अब ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे रिलेशन जो है अब बहुत बुरी तरीके से बेकार हो चुके हैं। अब देयर इज़ नो चांस टू रिकवर द रिलेशंस ऑफ दीज टू। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि हम लोग इन लोगों के जो रिलेशंस हैं उनको रिकवर कर सकें, क्योंकि यहाँ पे गोलियाँ चलनी चालू हो गई। और गोले चलाने के बाद ये उसके कह रहा है कि यार, इंडिया वाले उसको कह रहे हैं कि उसने चलाई पहले, ये वो वाले चाइना वाले इंडिया को कह रहे हैं कि इसने चलाया पहले। आप यहाँ पर देख सकते हो यही बात लिखी गई है, वो उसको कह रहा है, ये इसको कह रहा है, ठीक है। तो गाइस ये तो हमारा आर्टिकल यहाँ पर इतना ही है, ठीक है, कि अभी यहाँ पर अब इसको कनेक्ट कर सकते हो आप अपने रिलेशंस से, इंटरनेशनल रिलेशन से, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में, कि यहाँ पर रिलेशंस इंप्रूव होने के चांसेस जो हैं अब बहुत ही ज़्यादा कम है, 0% तक चांसेस है, क्योंकि गोलियाँ चलनी स्टार्ट हो गई हैं और 45 साल बाद ये सब कुछ देखा गया है। ओके, नाउ जो ये ताज़ी ताज़ी टेंशन देखी गई है, फ्रेश टेंशन देखी गई है, वो कहाँ देखी गई है, पैगोंग सो लेक के ऊपर, ठीक है, पैगोंग सो लेक में देखी गई है। नाउ डिस्कस कर लेते हैं पैगोंग सो लेक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आज काफ़ी टाइम हो गया इसको डिस्कस करे हुए, तो आज भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है पैगोंग सो लेक का, ये हमारी एक लॉन्ग नैरो डीप लैंड लॉक लेक है, ठीक है। लैंड लॉक लेक का मतलब यहाँ पे चारों तरफ से ये लैंड से कवर है, ये है हमारी पैगोंग लेक, ठीक है। और जो डिस्प्यूट हो रहा है चाइना का, ये देखो बहुत ही अच्छी पिक्चर है, बहुत शानदार पिक्चर, ये मुझे मिल गई जिस तरीके जैसे तैसे। मैंने यहाँ पर इसको जल्दी से सेव करा, मैंने कहा यार ये पिक्चर बहुत गजब है। इसमें देखोगे ये जो हमारा एरिया है पैगोंग सो लेक का, ये क्लैश पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों को क्लैश देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस एरिया में हम लोगों को क्लैश देखने को मिल रहा है, इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है। और ये जो हमारा पैगोंग सो लेक हो गया, उसके बाद ये हमारा इंडिया का पार्ट हो गया। आधा जो है पैगोंग सो लेक वो इंडिया में आता है, और आधा पैगोंग सो लेक क्या आता है, चाइना में। याद रखना, आधा इंडिया में आता है पैगोंग सो लेक, आधा जो है वो चाइना में आता है। नाउ उसके बाद ये हमारा एक लॉन्ग नैरो लैंडलॉक लेक है, मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर भी दिखा दिया इसका। उसके बाद 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक स्प्रॉल ओवर 604 स्क्वायर किलोमीटर इन द शेप ऑफ अ बूमरैंग, ठीक है। इस तरीके से लेक है ये,
बूमरैंग आपको पता है इस तरीके से होता है ना, कि इस तरीके से हम लोग फेंकते हैं तो वो घूम के वापस आ जाता है। तो इस टाइप की शेप की ये हमारी पेगोंगसो लेक है। याद रखना कैसी शेप है इसकी, बूमरैंग शेप है। ओके। वेस्टर्न एंड ऑफ पेगोंगसो लाइज 50 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ लेक, यानी कि जो वेस्टर्न एंड है पेगोंगसो लेक का वो 54 किलोमीटर का है। और ये ब्रैकिश वाटर है इसके अंदर। ब्रैकिश मीन्स यहाँ पर आपको पता होगा, जो भी ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, सॉल्टेड वाटर, खारा पानी, नमकीन पानी यहाँ पर इसका पेगोंगसो लेक का पाया जाता है। उसके बाद जो ठंडियाँ वगैरह पड़ती हैं ना, तो ये पानी फ्रीज हो जाता है। ये जो खारा पानी है, ये ब्रैकिश वाटर है, ये फ्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पर स्केटिंग वगैरह कर सकते हो आराम से। ये लेक जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और आइस स्केटिंग लायक हो जाती है, पोलो खेलने लायक हो जाती है। तो यू कैन डू दिस। ओके। तो पेगोंगसो लेक के बारे में हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन एनसीबी। 2 दिन हो गए डिस्कस करे हुए, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन एनसीबी। सभी लोग कमेंट करेंगे। पहले अभी आप पहले सारे क्वेश्चन सुन लेना है, एनालिसिस एंड तक देखो, सारे क्वेश्चन सुन लेना, उसके बाद एक बार में कमेंट कर देना। ओके। तो एनसीबी आ गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 1 के ऊपर ही एक और आर्टिकल है। ये बोलता है डिजिटल डिवाइड के बारे में। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा यार, डिजिटल डिवाइड, कुछ तो डिजिटली यहाँ पर कुछ कनेक्शन होगा। यस। क्या कनेक्शन है? इंटरनेट का कनेक्शन है, जो कि मेरे के साथ हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट का कनेक्शन क्या है कि कुछ एरिया में इंटरनेट काफ़ी अच्छा है और कुछ एरिया में इंटरनेट है ही नहीं। अब दैट इज़ वाई बच्चे को तो परेशानी होगी यार, वो कि कैसे वो ऑनलाइन क्लासेस ले, कैसे अपने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक, ई टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ों को कवर करे, ठीक है। जब उसके पास इंटरनेट ही नहीं है यार, इंटरनेट का कनेक्शन बहुत स्लो है, इंटरनेट नहीं आ पा रहा है, तो फिर वो कैसे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी यार 4G नेट चाहिए हो रहा है। तो 2G अगर नेट होगा, कहीं यहाँ पर 2G स्पीड आ रही होगी, तो फिर यहाँ पर उसमें वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कोई यहाँ पर आपकी पढ़ाई वगैरह करना ऑनलाइन, ठीक है। तो ऐसा बोला गया, हमारा ओडिशा को टारगेट करा गया। ओडिशा एरिया में जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत कम है। दैट इज़ वाई वहाँ के जो बच्चे हैं उनको अभी यहाँ पर पेंडेमिक की वजह से जो है सारा काम ठप चल रहा है, वो लोग घर में हैं अपने, तो फिर उसकी वजह से और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पर। दैट इज़ वाई उन लोगों को परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ना बच्चा स्कूल जा पा रहा है और ना ही वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहा है, तो वो करे क्या घर में, है ना। और बोला गया जो हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ हैं वहाँ पे 70% हायर तक यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छी है इंटर कनेक्टिविटी। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर है ही नहीं। तो हम लोगों को सारी चीज़ें रिजॉल्व करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी टाइम ऐसा है कि बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है, हर काम देखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनको भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो फिर हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ेगा। और आपको पता है कि इसको देखते हुए अभी करंटली कह लो और रिसेंटली भी कह लो, एक स्पीच दी थी पीएम मोदी साहब ने, उसमें क्या बोला था, ठीक है, 15 अगस्त पे क्या बोला था कि गांव गांव तक इंटरनेट केबल पहुंचेगा, है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बात करी थी, याद रखना, ठीक है। करंट से ही एक और करंट लिंक कर लिया आपने, ठीक है। इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर कवर करना होता है। करंट से करंट लिंक हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। करंट से स्टैटिक कैसे लिंक हो रहा है, वो और भी अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर करवाता हूँ डेली एनालिसिस में। इसी वजह से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आपके पास डेली जो है नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ एनालिसिस अपलोड हो चुका है। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं, कोई आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 3 के ऊपर भी कोई आर्टिकल नहीं है। नाउ कम टू दी पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल है हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। देखोगे आज का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ये वाला एडिटोरियल किस चीज़ के बारे में अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये वाला एडिटोरियल आज का हमारा एक अच्छा एडिटोरियल है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में है। इसके बारे में बताऊंगा, ये थोड़ा हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, और आपका उसी में ही ये आएगा, ठीक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इंडिया जो है वो पहले नॉन अलाइनमेंट, जो नेहरू जी के टाइम पर जो है इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता था, यानी किसी से भी अलाइन नहीं होता था, किसी से भी कोऑपरेट नहीं करता था। बट अभी क्या हो गया, अभी ये मल्टी अलाइनमेंट मूवमेंट हो चुका है। तो इंडिया ये नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट तक सफ़र कैसा है, इसका सफ़र हम डिस्कस करेंगे 6 फेसेस के अंदर, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में अपनी तरीके से इसका हम डिस्कशन करेंगे। ओके। नाउ उसके बाद ये वाला आर्टिकल चलो हम लोग पहले हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज का वैसे भी हमारे पास टाइम कम है। चलो ये वाला आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, इस आर्टिकल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखी मैंने, वो चीज़ है इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो आर्टिकल है वो सभी लोगों के लिए लिखा जाता है, ना कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए।
तो हमारा काम है कि आर्टिकल को हम एक्सट्रैक्ट कर लें। तो ये जो आर्टिकल है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो पावर्स ली हैं, मतलब कि आप समझ लो ये हमारा हो गया सेंटर, सेंटर के थ्रू जो ये हमारे हो गए स्टेट्स, स्टेट्स को पावर देना, ठीक है, सारी स्टेट्स को पावर देना सेंटर के थ्रू, ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, स्टेट्स की सारी पावर ले लेना वापस सेंटर के पास, है ना, बस इतना ईजी है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर बात करी गई डिसेंट्रलाइजेशन की कि यार जितनी लोकल बॉडीज़ हैं उन लोगों को ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। जितने स्टेट्स हैं, मान लो ये सेंट्रल हो गया, अगर सेंट्रल को पैसा लगाना है स्टेट में, तो अब मान लो इस चीज़ में लगाना है, तो उस स्टेट को ज़्यादा जानकारी होगी इस चीज़ के बारे में, अपने इस एरिया के बारे में इसको ज़्यादा जानकारी होगी। तो सेंट्रल का क्या काम है कि भैया सेंटर क्या करे, स्टेट को पावर दे, और ताकि जो स्टेट को पावर मिलने के बाद स्टेट अपनी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि स्टेट वालों को ज़्यादा जानकारी अपने एरिया की कि उन्हें कहाँ कहाँ पर किस चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन को काम में रखा जाए। यही आर्टिकल, इसमें आर्टिकल में वही चीज़ इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये एडिटोरियल बोलता है सेफ सेशन। सेफ सेशन के बारे में मतलब क्या बात हो रही है, अभी पार्लियामेंट में हमारा मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर उस सेशन में क्या बात करी गई, कभी आपने देखा होगा, हमने एक आर्टिकल कवर किया है, जो क्वेश्चन आवर है उसको हटा दिया गया है, 0 आवर है उसका जो टाइम पीरियड है उसको और कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सेफली के लिए, यहाँ पर सेफ्टी के लिए करा गया ये सब काम, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर ये सारा काम करा गया है। और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि अभी आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि क्वेश्चन आवर को हटा दिया गया है और 0 आवर को रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम वैसे ऑलरेडी हम पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ नए बच्चे डेली हमसे जुड़ते हैं डेली, और टेलीग्राम पर भी कम से कम हमारे 1200 के आसपास होने वाले हैं, 1200 बच्चे आसपास जुड़ने वाले हैं। तो डेली इतने लोग जुड़ते हैं, ये सारे नोट्स उनके पास जाते हैं, तो आप लोग आराम से इन सारी चीज़ों को अवेल करें और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। नाउ इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन आवर की बात करें तो फिर पार्लियामेंट्री सिटिंग का पहले घंटे को हम लोग क्वेश्चन आवर कहते हैं। यानी कि मान लो आज पार्लियामेंट की मीटिंग है, ओके, पार्लियामेंट की मीटिंग है, तो सब लोग जाएंगे, एमपीज वगैरह जितने भी मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, सब लोग जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और बैठेंगे जाके, ठीक है। जैसे ही बैठेंगे वो पहला घंटा क्वेश्चन आवर होगा, और उसके बाद ही जो दूसरा घंटा चालू हो जाता है वो होता है 0 आवर। क्वेश्चन आवर खास क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन आवर में नाम इसका क्वेश्चन आवर है, तो फिर इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन सारे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। क्वेश्चंस भी 3 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टेयर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल के दे देता है, ओरली दे देता है, ठीक है। अनस्टेयर्ड का लिख कर देता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का 10 दिन के अंदर अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ता है, सिंपल। उसके बाद 0 आवर आता है। 0 आवर में क्या होता है, एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, याद रखना, ये इंडिया ने खुद ने इनोवेट किया है, ये हमने बाहर से नहीं लिया है। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 55% तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी करा हुआ है ना, वहाँ से लिया हुआ है। लेकिन ये हमारा जो एक 0 आवर है, ये एक हमारा खुद का इनोवेशन है, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो याद रखना 0 आवर जो है वो क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, ये इसको भी हाथ हाथ कवर कर लें। ये बात हो रही है कोविड-19 से लेकर, वही घिसा पिटा आर्टिकल, बेकार आर्टिकल, वैक्सीन मिलनी चाहिए हर एक को, वही बात कही जा रही है इस पूरे आर्टिकल में, ये हमें भी पता है, ठीक है। हर एक को वैक्सीन मिलना चाहिए, वैक्सीन फॉर ऑल। इंडिया को ज़रूरत है कि हर एक बंदे को वैक्सीन मिल सके। चलो उसे छोड़ो, इस वाले आर्टिकल पे आओ। ये वाला आर्टिकल है आज के लिए हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे, जिसे आप कह सकते हो। नॉन अलाइन इंडिया, इसमें बात करी जा रही है जो इंडिया है, पहले नॉन अलाइन मूवमेंट फॉलो करता था नेहरू जी के टाइम पर, ठीक है, कि वो किसी से अलाइनमेंट नहीं करता था, किसी से भी जो है आप कह सकते हो कॉपरेशन नहीं करता था, किसी से भी यहाँ पर मिलता नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, आज के टाइम पे इंडिया मल्टी अलाइनमेंट हो चुका है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारी कंट्रीज है जिनसे अलाइनमेंट है इंडिया का, और बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस भी हैं। तो ये कैसे हुआ, ये प्रोसीजर क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद आज के टाइम पे कैसे ये सिचुएशन, इसके बीच का गैप कैसे फुलफिल हुआ, ये सारा चलो इसको डिस्कस करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से।
तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक आंसर जो है अच्छा खासा आंसर फ्रेम कर रखा है, और एक बहुत बेहतरीन आंसर। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा, आईआर में, और मैं तो कहता हूँ ये जीएस पेपर 1 में भी आएगा, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में भी आएगा, ये इंटरनेशनल रिलेशन में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो हमने इसे 6 फेसेस में कवर किया है, 6 फेसेस के अंदर कवर किया है, 6 ब्रॉड फेसेस में यहाँ पर कवर करा गया है। सबसे पहला फेज देखें, फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ 1947 टू 1962, यानी कि हमारा आज़ादी हुई थी। ठीक है, आज़ादी मिली थी, इंडिया फ्रीडम हुआ ही हुआ था। तो 1947 से लेकर 62 तक जब बात करें तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता था, किसी से भी यहाँ पे अलाइन करने की कोशिश नहीं करता था। नेहरू जी के टाइम पर अलाइनमेंट बिल्कुल भी नहीं करता था। ठीक है, इंडिया बहुत दूर रहता था कि यहाँ पर हम किसी से भी जो है जुड़ेंगे। उसके बाद जो है हमारा सेकंड फेज क्या बोलता है, सेकंड फेज का टाइम आया 1962 से 1971 तक। ये था हमारा डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी। इसमें क्या हुआ, 1962 में वॉर हुई, इंडिया और चाइना की वॉर हुई, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया करा भी। 45 साल में हमारे गोलियां नहीं चली थी, उससे पहले यहाँ पे 1962 में वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, 1962 में जो है इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुई खूब तगड़ी। अब वॉर होने के बाद क्या हुआ, इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट का सिस्टम भूल गया। इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट का सिस्टम इंडिया ने छोड़ दिया, याद रखना। उसके बाद वॉर के बाद फिर उसके बाद आया हमारा थर्ड फेज 1971 से 1991 तक का स्टार्ट हुआ, जिसमें बात हो रही है ग्रेटर इंडियन रीजनल एसर्शन। इसमें क्या हुआ, इंडिया ने अपनी ताकत दिखानी चालू करी, इंडिया ने अपनी बेशुमार ताकत दिखानी चालू करी, और हमारे बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। हालांकि पाकिस्तान चाहता था कि जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो भी पाकिस्तान बन जाए, है ना, लेकिन इंडिया वालों ने करने नहीं दिया। बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, इंडिया ने अपनी पावर दिखानी चालू कर दी थर्ड फेज में, है ना। फिर उसके बाद हम देखें तो कुछ इशू फेस करने पड़े इंडिया को यूएस चाइना वगैरह से, और कहीं हद तक ऐसा हुआ कि जो यूएस है उसने सैंक्शन भी लगा डाले, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कर रहा था 1974 में, जिसका नाम था पोखरान 1। इसको देखते हुए यूएस ने क्या करा, सैंक्शंस लगा दिए इंडिया के ऊपर। चलो यहाँ पे कहानी खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ फेज आता है सेफ गार्ड स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी। इसमें क्या हो गया, एमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़े, और इंडिया ने अपनी और ज़्यादा ताकत दिखानी चालू करी। इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स के अप्रोच में चेंज होने लगा, यानी कि अब अभी जो इंडिया का रवैया था वो अलग था, अब इंडिया जो है वो चेंज होने लगा थोड़ा थोड़ा, है ना। उसमें हुआ क्या कि अब इंडिया चेंज होने लगा, इंडिया ताकतवर होने लगा, इंडिया अपनी ताकत दिखाने लगा। तो फिर क्या, उसने पोखरान 2 न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन रखा। ठीक है, अभी तक पोखरान 1 उसने क्लियर कर दिया था, ठीक है, जिसमें यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन भी लगा दिया था। अब उसने पोखरान 2 की तरफ बढ़ा, पोखरान 2 पे फोकस करा। ठीक है, इसको देखते हुए क्या हुआ, इंडिया के रिलेशंस बढ़ने चालू हो गए। इंडिया के रिलेशंस यूएस से अच्छे हुए, इजराइल से अच्छे हुए, एंड आसियान कंट्री से भी अच्छे होने लगे। मतलब आप देख रहे हो कि इंडिया जो है अभी तक नॉन अलाइनमेंट था, उसके बाद जो है अब रिलेशंस अच्छे होते जा रहे हैं, मींस अब ये इन कंट्री से अलाइन होता जा रहा है, इन कंट्री से इनकी बनती जा रही है अब। और धीरे धीरे आप देखोगे फिफ्थ फेज में आए तो इंडिया एक बैलेंसिंग पावर बन चुका है। ये अब यहाँ पर आप देखोगे एक बैलेंसिंग पावर मींस क्या है कि अब इंडिया जो है और भी कंट्रीज से, चाइना हो गया, चाइना के साथ रशिया हो गया, इन सब से डिस्कशन करने लगा। किस चीज़ को लेकर, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर, ट्रेड व्यापार वगैरह को लेकर, यानी कि अब इनसे रिलेशंस अब कंधे से कंधे मिला के चलने लगा इंडिया। अभी तक अलाइन नॉन अलाइन की तरफ बढ़ता था, लेकिन अब यहाँ पर मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा आसियान कंट्रीज, यूएस इसराइल से रिलेशन अच्छे हो गए, अब यहाँ पर चाइना से अच्छे हो गए, रशिया से अच्छे हो गए, और आज के टाइम पे देखोगे वो गजब के रिलेशन हैं। सिक्स्थ फेज में देखें 2013 के बाद से और अनटिल नाउ, अब यहाँ पे बात करें तो इंडिया जो है वो मल्टी अलाइनमेंट तरफ पहुंच चुका है। तो ये सफ़र था, आप इसे याद रखें, इंडिया जो है आज के टाइम पे जो है वो मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो करता है। अब जो फॉलोइंग लेसन्स हैं ये कैन बी लर्न फ्रॉम द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नीड फॉर अ ग्रेटर रियलिज्म। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है एक्चुअली, कि जो ये फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया ने इतने रिलेशन बनाए अपने बाकी कंट्री से, ज़रूरत पड़ी क्यों, एक हम लोगों की ज़रूरत थी कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाए, मल्टी अलाइनमेंट की ज़रूरत थी, ठीक है, ग्रेटर रिस्क था, तो उसको यहाँ पर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी। यानी कि जो लो रिस्क फॉरेन पॉलिसी है, इसका मतलब है लिमिटेड रिवॉर्ड्स, यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट अगर इंडिया फॉलो कर रहा था उसका मतलब था सिर्फ आपको लिमिटेड ही फायदे मिल सकते हैं, और अगर मल्टी अलाइनमेंट हो जाते हो आप तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे बाकी अदर कंट्रीज से। ओके,
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई। तो आपको पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, मूवमेंट क्या है आपको पता चल गया, कब से स्टार्ट हुआ, 1947 से लेके स्टार्ट हुआ, उसके बाद अंटिल नाउ आज तक कैसे जो इंडिया है नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ चुका है। दैट इज़ द थिंग ओनली। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखोगे, डॉक्टर कफील खान वाला, इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें इलाहाबाद ने अपना फिलहाल फैसला सुनाया, बोला इसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार क्यों करा गया था आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो ये पर्सन है इन्होंने क्या बोला, सीए के सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अगेंस्ट में जो है यहाँ पे एक सारी चीज़ें बोली थी, जिस वजह से इनको गिरफ्तार करा गया। और इनके ऊपर एनएसए के थ्रू इन्हें गिरफ्तार किया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू यहाँ पर जो है इनको गिरफ्तार करा गया। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मतलब क्या है, उस पर्सन को डिटेन करना, उस पर्सन को गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना, जो कि आने वाले टाइम पर क्राइम, सुसाइड या क्राइम कह सकते हो, क्राइम कमिट करने वाला है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट में थे सीएए के, तो फिर ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा क्राइम को बढ़ोतरी दे सकते थे। तो दैट इज़ वाई इनको एनएसए के थ्रू यहाँ पे जो है अरेस्ट किया गया। फिर उसके बाद इलाहाबाद का डिसीजन आया, इलाहाबाद कोर्ट का यहाँ पे बोला उन्होंने कि इनकी जो स्पीच है उसमें कोई हेट्रेड नहीं था, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है अब एनएसए। एनएसए मैंने आपको फिलहाल तो बता ही दिया है, तो आप एनएसए के बारे में मुझे डिटेल में बताओगे। तो एनएसए, पहला क्वेश्चन आपका बन गया एनसीबी, देन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एनएसए। ओके, उसके बाद ये हमारा एडिटोरियल है, ये वाला। इस एडिटोरियल में क्या होता है, ये एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि माउंटेन्स के बारे में, यानी कि जो हिमालयाज वगैरह हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है और उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो हिमालय का पहले मतलब बताया गया है, हिम मतलब स्नो, आलिया मतलब एबॉर्ड यानी घर। उसके बाद एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा गया जो हिंदू कुश हिमालय है वहाँ पर 240 मिलियन लोग रहते हैं, जिन्हें ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर उनकी सेल्फ सफिशिएंसी में डिक्रीज़ हुआ है, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ अटैक बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, जंगली जानवरों के अटैक बहुत देखने को मिलते हैं पहाड़ों में। उसके बाद जो मेल है वो बाहर चले जाते हैं, तो विमेन मतलब कि ज़्यादातर लोग काम, वहाँ पे क्या काम करके खाएंगे यार, पहाड़ों में क्या काम करें, कैसे खाएं, तो फिर ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है फीमेल जो है वो घर में अकेली रहती है, उनको भी थ्रेट होता है, उनके लिए भी। लैक ऑफ इरिगेशन वहाँ पे पाई जाती है, यानी कि सिंचाई वगैरह नहीं पाई जाती। ठीक है, सिंचाई वगैरह नहीं वहाँ पे देखी जा सकती, नहीं जाती है। उसके बाद हम लोग देखें तो एक जो क्रॉप्स वगैरह, क्रॉप्स पैटर्न, क्रॉप्स का जो पैटर्न वगैरह होता है अनाज वगैरह का, फसल का, वो भी बहुत गलत हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, वो भी बेकार हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर बात बढ़ चुकी है, यानी कि एक न्यूट्रिशन, एक एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है जिससे कि शरीर में ताकत आ सके। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे क्रॉप्स वगैरह हम लोग मतलब न्यूट्रिशनल क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे हैं, उसके लिए हमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम एक न्यूट्रिशनल क्रॉप्स को उगा पाएंगे और हमारे शरीर में भी वो अच्छी तरीके से लग पाएगा। एक मार्केटिंग सिस्टम हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग वहाँ पर डेवलप कर सकें अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग आने वाले टाइम में भी सिचुएशन को फेस कर सकें। और उसके बाद जो विमेन है, विमेन को हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, विमेन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में, अगर हम सॉल्यूशंस यहाँ पर उठाते हैं तो। ओके, 2014 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा 9 सितंबर को एज अ हिमालय दिवस। ठीक है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस होता है, ऐसा गवर्नमेंट सरकार ने, उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने बोला था। ठीक है, तो फिर आप आज हमारा 9 सितंबर आज हमारा हिमालय दिवस ही है, तो याद रखें, इसकी वजह से ही हमारा ये आर्टिकल आज आया है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 9 के ऊपर आपका थर्ड क्वेश्चन ईडी। पहला क्वेश्चन हो गया एनसीबी, ध्यान से सुनना, दूसरा क्वेश्चन हो गया एनएसए एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ईडी। सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और दूसरे बच्चे कमेंट सेक्शन जिनको नहीं आता वो कमेंट सेक्शन एक बार देख लें। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज एनआईए। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके लिए बन गए, यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा चुका हूँ, ये आपको रटी भी होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं ज़रूर। आज का लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, ये एनएसओ की रिपोर्ट है। एनएसओ की रिपोर्ट क्या बोलती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये बोलती है कि 40% तक जो बच्चे हैं वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, उनको पूरी तरह से वैक्सीन नहीं मिल पाती है 40% तक बच्चों को। अब यहाँ पे फुली वैक्सीनेटेड का मतलब क्या है, फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि पूरी की पूरी 8 वैक्सीन देना, 8 वैक्सीन के डोज देना 1 साल में।
तो ये पूरे के पूरे 8 वैक्सीन के डोज नहीं मिल पाते, किसी को पोलियो का मिल गया, किसी को बीसीजी का नहीं मिला, किसी को बीसीजी का मिल गया, किसी को पोलियो का नहीं मिला। तो ऐसे यहाँ पर जो है इसकी कमी रह चुकी है, और रिपोर्ट ने बोला कि 40% तक बच्चों को यहाँ पर ही पूरे के पूरे 8 वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। दैट इज़ द थिंग। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें डेली एनालिसिस के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।